नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नंबर वन क्लासेस, जहां होती है नंबर वन पढ़ाई। पिछले क्लास में हम पढ़ चुके थे स्टेट की नॉन टैक्स रेवेन्यू, सेंटर की नॉन टैक्स रेवेन्यू और ग्रांट्स की बात हमने की थी, जिसमें हमने पढ़ी थी स्टेट्यूटरी ग्रांट और उसके अलावा हमने पढ़ी थी मित्रों कौन सी ग्रांट, डिस्क्रिशनरी ग्रांट। आर्टिकल आपने याद कर लिए होंगे उनके। और आज हम पढ़ने वाले हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल, गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल जीएसटी काउंसिल के बारे में डिटेल में आज जानने वाले हैं हम। जीएसटी काउंसिल क्या होती है, कैसे बनती है, कौन कौन इसके मेंबर होते हैं, कितना इसमें वोटिंग परसेंटेज होता है और क्या क्या डिसीजन लेती है, वो सब कुछ हम देखेंगे। जीएसटी के बारे में जैसा कि हम ऑलरेडी मित्रों पढ़ चुके हैं कि 101 रुपए का डाला था कन्यादान शादी में, लेकिन 101वें संविधान संशोधन अधिनियम ने कन्यादान नहीं डाला मित्रों, उसने हमारी जेब में जीएसटी का भार डाल दिया। यानी जीएसटी लगा दिया पूरे भारत पे किसने, 101वां 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016 प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जीएसटी काउंसिल। जीएसटी भी उसने लेके आया और जीएसटी काउंसिल भी वही लेके आया। The smooth and efficient administration of the goods and service tax GST requires a cooperation and coordination between the center and the state। तो जीएसटी जैसा मैंने बताया मित्रों आपको, जीएसटी के बारे में हमने पहले भी बहुत सारी क्लासों में बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन आज फिर से हम थोड़ी थोड़ी चीज़ें और पढ़ लेते हैं। और वो फिर से पढ़ने वाली चीज़ें क्या है कि भाई जीएसटी जो है ना, वो कैसे, उसका अवतरण कैसे हुआ। महेंद्र बाहुबली जैसे जन्मा उसकी कहानी थी ना, वैसे जीएसटी के जन्मने की भी कहानी थी कि बहुत सारे टैक्स हुआ करते थे पहले, बहुत सारे इधर उधर छोटे मुन्ने नन्हे मुन्ने मेरे मन्ने मुन्ने टैक्स इधर उधर खेलते रहते थे। ये नन्हे मुन्ने ओले 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 बहुत सारे टैक्स जो है इधर उधर उछलते कूदते रहते थे। कहाँ कहाँ उछलते कूदते रहते थे ये टैक्स? कई टैक्स तो स्टेट में उछलते रहते थे, स्टेट में, और कई टैक्स सेंटर में उछलते कूदते रहते थे। अब ये उछल कूद जो होती है, तुमको पता है जब बच्चे उछल कूद करते हैं तो बड़ों को बहुत परेशानी होती है मित्रों, बहुत परेशानी होती है, बहुत ही परेशानी होती है ससुर। तो ये जब टैक्स भी उछल कूद करते थे, जो व्यापार करने वाले लोग थे, जो बिजनेस करने वाले जो लोग थे, अंधेरा कैसे आ रहा है मेरे मुंह पे आज, पता नहीं, जो बिजनेस करने वाले लोग थे उनको बड़ी परेशानी होती थी, क्योंकि इतने सारे टैक्स दो, है ना, बिजनेस करो या फिर टैक्स दो, फिर आज इस टैक्स की रिटर्न बननी है, कल उस टैक्स की रिटर्न बननी है, आज इसका कंप्लायंस, कल उसका कंप्लायंस, कल इसका ऑफिसर आ गया वो घूस मांग रहा है, वो धमकी दे रहा है, परसों उसका ऑफिसर आ गया वो धमकी दे रहा है। भाई बिजनेस करे क्या करे, आदमी परेशान था। तो सरकार ने देखा भाई बिजनेसमैन की परेशानी को हमें कम करना चाहिए, क्योंकि हमारा उत्तरदायित्व है कि हम बिजनेसमैन की परेशानियों को कम करें। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला भाई स्टेट वालों तुम्हारे सारे टैक्स बंद, सेंटर वालों तुम्हारे भी सारे टैक्स बंद, एक काम करते हैं इन सारे उछलकूद को बंद करते हैं और इनकी जगह हम एक बड़ा टैक्स, अब इसको बच्चों को अब जवान बना देते हैं और इसको बना दिया जवान और बना दिया इसको जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो सारे सारे बहुत सारे टैक्स मिला के गुड्स एंड सर्विस टैक्स बना। तो अब जब भाई स्टेट वाले टैक्स भी खत्म किए गए हैं और गुड्स एंड सर्विस टैक्स में मिलाए गए हैं और केंद्र सरकार के यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स भी बहुत सारे कम किए गए हैं और उसको भी जीएसटी मिलाया गया है, तो अब क्योंकि इसमें दोनों सरकारों के टैक्स मिले हुए हैं, स्टेट के भी मिले हुए हैं, सेंटर के भी मिले हुए हैं, तो अब ये जीएसटी कितना लगाएंगे, कौन सी चीज पे लगाएंगे, कौन लगाएगा, कैसे लगाएगा, पैसा किसके पास जाएगा? क्योंकि भाई एक चीज तुम्हें याद होनी चाहिए, क्या तुमने वो गाना सुना होगा ना, क्या, कौन सा, क्यों पैसा पैसा करती है यूं पैसे पे तू मरती है, एक बात मुझे बतला दे तू उस रब से क्यों नहीं डरती है, क्या होता है पैसे का, पैसे की लगा दूं डेरी, मैं बारिश कर दूं जीएसटी की जो तू हो जाए मेरी, मैं बारिश कर दूं जीएसटी की जो तू हो जाए मेरी। ये गाना कौन गा रहा है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट गा रही है। स्टेट को बोल रही है कि भाई तुम एक काम करो, अपने टैक्स ना हमारे जीएसटी मिला दो, फिर हम क्या करेंगे। सेंटर बोल रही है कि ऐसा तुमको ऐसा लगता है ना, तुमको ऐसा लगता है ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट तुम्हारी सुनती नहीं है, अच्छा तुमको ऐसा लगता है ना सेंट्रल गवर्नमेंट तो हमारे से ऊपर बैठी रहती है, स्टेट गवर्नमेंट को कुछ समझती नहीं है, तो देखो तुम अपने टैक्स हमारी जीएसटी मिला दो, फिर हम एक काम करेंगे, हम हमारे आदमी भेजेंगे, तुम अपने आदमी भेजना, है ना, और फिर ना ही तो हम कोई डिसीजन लेंगे ना ही तुम लेना, सभी तुम स्टेट वालों अपने अपने आदमी भेजना, सेंटर वाले हम अपने आदमी भेजेंगे कुछ, और हम एक एक संस्था अलग बनाएंगे, एक अलग बनाएंगे, ना ही तो हम डिसीजन लेंगे, हमारी भी नहीं चलाएंगे ऑर्डर दादागिरी और तुम्हारी भी कोई दादागिरी नहीं चलेगी, दोनों मिलकर एक संस्था बनाएंगे जिसका नाम हम रख देते हैं प्यार में जीएसटी काउंसिल। तेरे प्यार में हुआ लाचार में मैंने बना दी जीएसटी काउंसिल, जीएसटी काउंसिल, काउंसिल काउंसिल जीएसटी, जीएसटी काउंसिल। तो जीएसटी काउंसिल में कौन दो आशिक है, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट है और एक स्टेट गवर्नमेंट है, दोनों ने मिलकर बनाई है। अब ये जीएसटी काउंसिल में क्या होता है, जीएसटी के लिए जो भी डिसीजन लिए जाएंगे ना, जीएसटी के लिए जो भी डिसीजन लिए जाएंगे वो एक काउंसिल ही लेगी, इसको अधिकार दिया गया है। अब अधिकार कैसे मिलेगा मित्रों, कैसे मिलेगा अधिकार बताओ? कुछ भी सरकार अगर किसी को अधिकार दे रही है, अब तुम अपने घर में अधिकार किसी का किसी को कुछ भी दे सकते हो, अरे मेरा बाबू चौना, अले 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 मैं तिलको ना, मेरा अच्छा ये काम तू ही करना, अरे बाबू चौना को तो ऐसे अधिकार दिया जा सकता है, लेकिन सरकार में ऐसे अधिकार बोल के नहीं दिया जा सकता ना मेरे भाई, वहां पे तो कुछ करना पड़ेगा ना,
वहां पे तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लानी पड़ेगी ना, क्योंकि आपने स्टेट के टैक्स के पावर छीने हैं, उसके लिए भी अमेंडमेंट लानी पड़ेगी। और सेंटर ने अपने भी पावर कुछ हटाए हैं और एक नया कानून, एक नया टैक्स लगाया है, और टैक्स लगाने के लिए हमेशा हमेशा एक अमेंडमेंट लानी पड़ती है, पार्लियामेंट की अनुमति लेनी पड़ती। तो इसलिए लाया गया 101वां संविधान संशोधन अधिनियम। मेरे प्यारे भाइयों और उनकी बहनों, 101वां संविधान संशोधन यानी कि 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, और उससे बनाया गया जीएसटी टैक्स को भी। और जीएसटी टैक्स में कोई लड़ाई ना हो, स्टेट वाले से नहीं बोले कि भाई हमारे टैक्स भी तुमने हटवा दिए और इस जीएसटी में मिलवा दिया और हमको बोलने भी नहीं देते हो, है? तो ये लड़ाई ना हो स्टेट के सेंटर के बीच में, तो इसके लिए बनाया गया क्या, जीएसटी काउंसिल। तो अब समझ में आ रहा है तुमको कि हम सेंटर स्टेट रिलेशन में केंद्र राज्य संबंधों वाले चैप्टर में जीएसटी काउंसिल क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि देखो इनके बीच की लड़ाई रोकने के लिए तो ये काउंसिल बनाई गई है। क्या बोला सेंट्रल गवर्नमेंट ने, क्या बोला कि भाई स्टेट वालों तुम भी आना। बहुत आई है टैक्स की बातें, अब जीएसटी काउंसिल में तुम भी आना, तुम भी आना, चले आना, जीएसटी काउंसिल में चले आना। ऐसा कौन बोल रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट बोली किसको, स्टेट गवर्नमेंट को। तो बोला तुम भी आना जीएसटी काउंसिल में, तुम भी बैठना, हम भी बैठेंगे, बैठ के बात करेंगे, जो टैक्स लगाना होगा सब मिल के बात करेंगे, हम अपने हिसाब से नहीं लगाएंगे, तुम अपने हिसाब से मत लगाना, सबकी सहमति से लगाएंगे, सबका वोट दिलवाएंगे और फिर टैक्स लगेगा। तो बोले भाई ये ठीक है, ये सिस्टम हमको अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो जीएसटी काउंसिल इसलिए हम सेंटर स्टेट रिलेशन में पढ़ रहे हैं, क्योंकि सेंटर और स्टेट का रिलेशन अच्छा बनाने में और उनके बीच की लड़ाई को रुकवाने में ही काम करती है। ओके, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट दिस कंसल्टेशन प्रोसेस समझ गए। अब एक ऐसे समझो कि तुम्हारे जो भी स्टेट है, जिस भी स्टेट से तुम बिलोंग करते हो, जिस भी स्टेट से मैं बिलोंग करता हूं, जिस भी स्टेट से और लोग बिलोंग करते हैं, हर स्टेट में से एक आदमी चल के जा रहा है दिल्ली की ओर, दिल्ली की ओर जा रहा है, दिल्ली की ओर जा रहा है, दिल्ली की ओर जा रहा है, दिल्ली की ओर जा रहा है। और उधर से सेंट्रल गवर्नमेंट में से कौन आ रही है, निर्मला ताई आ रही है, और उसके साथ एक आदमी और आ रहा है। फिर सब आके एक जगह पे बैठ रहे हैं और बैठ के बातचीत कर रहे हैं, यार भाई किस पे जीएसटी लगाना है, इस पे लगाना है, अच्छा उस पे कम करना है, अच्छा इसकी रेट कितनी करें, इतनी कर दो जी, इतनी कर दो, अच्छा। ऐसे बातचीत चल रही है सबके बीच में, और फिर उसमें जो फैसले लिए जा रहे हैं वो बदलाव फिर जीएसटी के एक्ट में किए जा रहे हैं। ऐसा समझो, ऐसा सोचो, तो उसको बोलते हैं जीएसटी काउंसिल। तो वहां कंसल्टेशन चलती है। The 101 Amendment Act of 2016 provided for the establishment of the Goods and Service Tax Council और the GST Council। अच्छा, और उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो इसके लिए स्पेशल एक आर्टिकल लाया गया। कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 279A empowers the president to constitute a GST council by an order। तो भाई अगर जीएसटी काउंसिल के लिए एक नया आर्टिकल लाया गया है, एक इसके लिए स्पेशल आर्टिकल है, कौन सा आर्टिकल है, अनुच्छेद है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है 279A। तो किसी भी चीज के लिए, किसी भी संस्था के लिए, मेरे मित्रों एक चीज ध्यान से सुनना, मेरी एक चीज बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है भाई साहब। किसी भी संस्था के लिए जिसके बनाने के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान में लिखा हुआ हो, तो उसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं, कोई भी ऐसी संस्था जिसको बनाने की बात संविधान, खुद संविधान में लिखी हुई है, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। हिंदी में बोलते हैं इसको संवैधानिक संस्था। यानी खुद कॉन्स्टिट्यूशन, खुद भारत के संविधान में लिखा हुआ है कि ये संस्था बनेगी, और इसको कौन बनाएगा, वो सारी प्रक्रिया अगर लिखी हुई है। तो जीएसटी काउंसिल की 279A, आर्टिकल 279A में जीएसटी काउंसिल की सारी प्रक्रिया लिखी हुई है। इसलिए जीएसटी काउंसिल भी क्या है मित्रों, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये बात ध्यान रखना, हमेशा क्वेश्चन आते हैं, आगे आएंगे जैसे बताऊंगा मैं तुमको, ठीक है। द काउंसिल इज अ जॉइंट फोरम of the center and the states. It is required to make recommendation to the center and the states on the following matter। तो क्या है जीएसटी काउंसिल, क्या है, एक जॉइंट फोरम है। जॉइंट का मतलब कि कोई एक आदमी नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट से भी लोग आ रहे हैं, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट से भी लोग आ रहे हैं, है ना। तो मतलब जीएसटी काउंसिल में तुम जाओगे तो तुमको हर स्टेट से लोग दिखेंगे, उड़ीसा से दिख रहा है, कोई राजस्थान से दिख रहा है, हरियाणा से दिख रहा है, और क्या बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से निर्मला ताई दिख रही है, तमिलनाडु से लोग दिख रहे हैं। तो फिर वहां पे जाके एक ही गाना बजता है, वहां पे सब बैठते तो एक ही गाना बजता है प्रीत जहां की रीत सदा मैं गीत वहां के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, जीएसटी काउंसिल में आता हूँ, हो 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 हो। तो ऐसे गीत क्यों बज रहे, क्योंकि वहां पे सब आ रहे हैं। तो ये क्या करती है, ये भाई रिकमेंडेशन देते किसको, सेंटर को भी देती है और स्टेट गवर्नमेंट को भी देती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सब लोग बैठे हैं, सेंटर वाले भी बैठे हैं, स्टेट वाले भी बैठे हैं, तो सब आपस में मिलकर एक दूसरे को रिकमेंडेशन देते हैं। किस चीज की, किन किन बातों पे जीएसटी काउंसिल अपनी राय देती है, देखो ढंग से। पहली चीज, द टैक्सेस, सेसेस and surcharges levied by the center, the state and the local bodies that would get merged under GST।
तो भाई एक चीज तुम्हें समझ में आनी चाहिए कि जीएसटी के कानून जब बन के आए थे ना, उससे पहले ही जीएसटी काउंसिल को बना दिया गया था और फिर इसको एक काम दिया गया। मैंने भी बताया ना कि नन्हे मुन्ने छोटे छोटे, ये छोटे छोटे जो हमारे टैक्स थे, बहुत सारे छोटे छोटे टैक्स लगाती थी स्टेट गवर्नमेंट, अपने अलग टैक्स लगाती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अलग टैक्स लगाती थी। तो जीएसटी काउंसिल जो है जीएसटी के आने से पहले ही आ गई थी, यानी मुर्गी आई या अंडा आया वो तो आज तक हमको पता नहीं चला, लेकिन जीएसटी पहले आया, जीएसटी काउंसिल पहले आई। तो भाई जीएसटी काउंसिल पहले आई क्यों? क्योंकि फिर ये काम इसी ने किया था, ये इसने डिसाइड किया था कि इन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने टैक्सों में से कौन से टैक्सों को हम पकड़ के एक करेंगे और उनको जीएसटी में शामिल कर देंगे। तो ये चीज की रिकमेंडेशन किसने दी थी कि कौन कौन से टैक्स शामिल होंगे जीएसटी में? वो किसने दी रिकमेंडेशन? जीएसटी काउंसिल ने दी कि कौन कौन से सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स शामिल होंगे, कौन कौन से स्टेट गवर्नमेंट के टैक्स शामिल होंगे, कौन कौन से लोकल बॉडीज यानी पंचायती राज इनके टैक्सेस जो है वो जीएसटी में शामिल होंगे। इसकी रिकमेंडेशन किसने दी? जीएसटी काउंसिल ने दी। तो पहला काम ये इसने किया, कब किया? ये जब जीएसटी आया था। और अब ये काम ज्यादा नहीं करती, ये वाला काम जब जीएसटी आया तभी शुरू शुरू में किया था, अब तो ये काम नहीं होता है लगभग लगभग। दूसरा काम क्या करते हैं? द गुड्स and services that may be subjected to GST or exempt from GST, यानी किन किन चीजों पे जीएसटी लगाना है और किन किन चीजों पे जीएसटी नहीं लगाना, इसका डिसीजन भी कौन करता है? जीएसटी काउंसिल। सिंपल। सी है मॉडल जीएसटी लॉज, मॉडल जीएसटी लॉज, प्रिंसिपल ऑफ लेवी, apportionment of GST levied on supplies in the course of interstate trade or commerce and the principle that govern the place of supply। तो बोल रहे हैं कि साहब देखो जीएसटी में क्या हुआ था, जीएसटी में काम तो सभी मिलके करते हैं, लेकिन जीएसटी में एक्ट कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से कानून बने, तुमको एक बार मैं समझा देता हूं थोड़ा सा। एक तो कानून बना सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, सबने अपने अपने अलग कानून बनाए हैं। जीएसटी में कानून लगभग लगभग सबके समान है, लेकिन सबके अपने अपने अलग अलग कानून है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कानून है उसको हम बोलते हैं सीजीएसटी एक्ट, सीजीएसटी एक्ट, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट। ठीक है, ये किसका है? ये केंद्र सरकार का है, सेंटर का, केंद्र का कानून है। जो स्टेट थे, राज्य थे, उन सब ने अपने अपने कानून बनाए, उनको बोलते हैं एसजीएसटी एक्ट की स्टेट, और फिर आगे वही गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट। ठीक है, यूनियन टेरिटरी थी जो यूटी, उनके लिए कौन सा बनाया गया? यूटीजीएसटी एक्ट। बस यहाँ पे स्टार्टिंग में यूनियन टेरिटरी लिख दिया और आगे वही गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट। ठीक है, इस तरीके से हमने जीएसटी बनाया। ठीक है, सीजीएसटी बनाया, एसजीएसटी बनाया, यूटीजीएसटी बनाया, और उसके अलावा एक बनाया आईजीएसटी, यानी कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट। इंटीग्रेटेड तो सिर्फ शुरू के नाम बदले, बाकी चीजें लगभग लगभग समान है। और वो जो असली में कानून बने हैं, जैसे राजस्थान का जो जीएसटी एक्ट है उसमें सब कुछ लगभग लगभग वैसा ही होगा जैसा पंजाब के जीएसटी एक्ट में, बस जहां जहां नाम लिखना है ना स्टेट का, वहां पे ये राजस्थान लिख देंगे, वहां वो पंजाब लिख देंगे। और ये कोशिश किसने की? सेंटर ने मिलकर की कि भाई जितने भी स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने स्टेट गवर्नमेंट खुद का जीएसटी कानून खुद बनाते हैं, लेकिन कोशिश ये की गई है कि सबका जीएसटी कानून एक हो, क्योंकि अगर सबका अलग अलग कानून हो जाएगा तो फिर पहले वाले चक्कर में फंस जाएंगे अपन कि अलग कानून मतलब सब अपने अपने अलग अलग टैक्स लगा रहे हैं। फिर जीएसटी से जो फायदा हुआ, जीएसटी का जो मतलब है कि वन नेशन वन टैक्स, एक राज्य एक राष्ट्र एक टैक्स, ताकि जो टैक्स पेयर है उसको परेशानी ना हो, वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए सभी स्टेट गवर्नमेंट से ये सहमति ली गई कि भाई एक जैसा ही कानून बनाना, बस अपना अपना नाम आगे अलग लिख लेना। ठीक है, तो वो जो कानून बने मित्रों, वो जो कानून बने ना, तो वो क्या होता है, उनके जो मॉडल जीएसटी लॉ होते हैं, यानी स्टेट गवर्नमेंट को ये जीएसटी काउंसिल, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट हो सकता है बोला कि हमको तो आती नहीं जीएसटी, हमने तो पढ़ी नहीं, सीए थे, सीए लोग थे, भारी भारी लोग थे, उन लोगों को भी समझने में टाइम लगा। तो स्टेट गवर्नमेंट बोले कि हमको तो पता ही नहीं जीएसटी क्या होती है, तो हम कैसे कानून बनाएंगे, हमारे तो किसी को समझ में नहीं आती। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि भाई हमने ये जीएसटी का सिस्टम सारा समझवाया है, हमारे पास एक्सपर्ट लोग बैठे हैं, तो एक काम करते हैं, हम तुमको एक मॉडल बना के दे देते हैं। मॉडल समझते हो ना, कि भाई एक खांचा हम तुमको बना के दे देते हैं, तुम एक काम करना, फिर अपना नाम बदल लेना उसमें, बस इतना ही करना है तुमको, बाकी सब हम तुमको बना के दे देंगे। तो ये मॉडल जीएसटी लॉ बना के कौन देता है? जीएसटी काउंसिल देती है। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ लेवी, प्रिंसिपल ऑफ लेवी का मतलब होता है कि कोई टैक्स लगने से पहले टैक्स लेवी होना जरूरी है किसी भी चीज पे। यानी मान लो मैंने आज की डेट में मैं कोई चीज बनाता हूं, कोई भी चीज बनाता हूं, कोई भी चीज बेचता हूं, तो कौन से टाइम पे उस चीज पे टैक्स लगेगा, इसके पूरे रूल बनते हैं जीएसटी में ना, जो कि बहुत सारे हैं, बहुत पन्नों के हैं। तुम पढ़ोगे जब जीएसटी का पूरा लॉ, तो उसमें बहुत तुमको ये प्रिंसिपल ऑफ लेवी, सप्लाई, इन सब की डेफिनेशन में बहुत बहुत 20-20 पन्ने घोड़े हुए हैं। ठीक है, तो वो सारे रूल्स होते हैं, वो रूल्स भी कौन बनाएगा? जीएसटी काउंसिल बनाएगी। अपॉर्शनमेंट ऑफ जीएसटी लेविड ऑन सप्लाई इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स। तो मैंने बताया था जो आईजीएसटी होता है ना मित्रों, ये आईजीएसटी क्या होता है कि जब भी कोई माल
जब भी कोई माल किसी स्टेट में बिकता है, जैसे ये राजस्थान स्टेट है, इस बाउंड्री के अंदर अंदर, गोल चक्रे के अंदर अंदर, तो माल मान लो यहाँ से जोधपुर से चल के जयपुर में बिक गया, तो वो राजस्थान के अंदर अंदर रहा, तब तो इसमें दो टाइप के टैक्स लगेंगे, एक तो लगेगा CGST और एक लगेगा SGST। 50% ये वाला टैक्स होगा, 50% ये टैक्स होगा, है ना, फिर टोटल GST हो गया वो। लेकिन अगर ये माल राजस्थान से बाहर जा रहा है हरियाणा में मान लो, तो इसने क्या की, इसने बॉर्डर क्रॉस की, तो जब भी बॉर्डर क्रॉस करेगा किसी स्टेट की कोई भी माल सेवा, तो वहां पे ये लगेगा IGST। और ये IGST कितना लगेगा, ये CGST और SGST 50-50% दोनों मिला के जितना होता था ना, वो टोटल मिला के IGST के नाम से लगा दिया जाएगा। तो अब ये बोल रहा है कि ये IGST फिर आगे जाएगा, ठीक है, इसी IGST किसके पास जाता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। यहाँ पे तो देखो, जब माल उसी राज्य में बिक रहा हो जिस राज्य में, जैसे राजस्थान के अंदर अंदर बिक रहा है, तो दो टैक्स लगे, एक तो CGST लगा, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, है ना, और एक लगा SGST, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सेंटर वाले में सेंटर का नाम लिखा हुआ, तो ये तो सेंटर के अकाउंट में चला जाएगा, ठीक है, इससे तो बल्ले बल्ले हो गई मोदी जी की। और स्टेट वाला स्टेट के खाते में चला जाएगा, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री के बल्ले बल्ले हो गए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, आधा आधा बट गया। लेकिन ये जो IGST है, अब IGST क्या होता है, ये सेंटर के खाते में जाता है पहले, है ना, सेंटर के खाते में जाता है पूरा का पूरा। अब ये बोल रहा है कि ये इसमें से सेंटर कौन सी स्टेट को देगी, कितना देगी, उसके रूल भी कौन बनाएगा, कौन बनाएगा, GST काउंसिल बनाएगा। इसमें भी 50% स्टेट को मिलता है, लेकिन उस स्टेट को मिलता है IGST का पैसा। हालांकि ये GST की टेक्निकलिटी तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है, फिर भी बता देता हूं मैं कि IGST का पैसा उस स्टेट को दिया जाता है जो डेस्टिनेशन स्टेट होती है, जहां पे माल का कंजम्पशन किया जाता है, बिकॉज द GST इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स लेविड ऑन कंजम्पशन। कंजम्पशन पे लगाने वाला डेस्टिनेशन बेस्ड, यानी कि डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है कौन, GST। अच्छा, D नंबर की बात करते हैं। तो ये समझ गए ना, तुम समझ गए प्लेस ऑफ सप्लाई के रूल। प्लेस ऑफ सप्लाई समझ रहे हो तुम, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है कि माल की सप्लाई जहां मानी जाएगी ना, जहां प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी, उसी हिसाब से टैक्स भी लगाया जाएगा। जैसे मैं तुमको एक बात बताता हूं, एक नियम है, नियम क्या है कि बागडोरा करके एक जगह है वेस्ट बंगाल में, बागडोरा ऐसे से कुछ नाम है ना, बागडोरा नाम है उसका, मेरे को जहां तक याद है। तो उस जगह पे कोई भी फ्लाइट या तो उस जगह की टिकट है वहां की, यानी कोई वहां पे जा रहा है या फिर वहां से कहीं पे और जगह जा रहा है, जैसे कहीं पे मान लो वो आदमी राजस्थान से बागडोरा जा रहा है या फिर बागडोरा से राजस्थान आ रहा है, तो इस जगह पे जो भी फ्लाइट जाएगी या जो भी फ्लाइट यहां से आएगी, उन पे GST नहीं लगेगा टिकट पे। ये नियम है, ये कानून में लिखा हुआ है ना। तो यहां पे ये जरूरी करना हो जाता है कि कौन सी फ्लाइट को हम मानेंगे कि वो बागडोरा से चल के आ रही है, प्लेस ऑफ सप्लाई कहां पे होगा, यानी कहां पे सप्लाई दी गई सर्विस की, वो अगर बागडोरा में दी गई मानी गई तो फिर GST नहीं लगेगा, लेकिन अगर वो मानी गई कि राजस्थान में दी गई थी तो फिर GST लगेगा। तो प्लेस ऑफ सप्लाई के रूल होते हैं, है ना, ये डिसाइड करने के लिए कि GST लगेगा नहीं लगेगा, लगेगा तो कितना लगेगा, ठीक है। भारत के अंदर सप्लाई दी गई या भारत के बाहर सप्लाई दी गई, वो सारे रूल होते हैं, और वो बहुत सारे रूल है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी में चलते हैं, है ना। मैंने तो पढ़े हुए, तुमको पढ़ने की जरूरत है नहीं, समझ रहे हो। लेकिन ये समझ लो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है, समझ गए ना। टैक्स लगाने के लिए, डिसाइड करने के लिए काम आता है, बहुत ज्यादा जरूरी चीज होती है GST के पर्सपेक्टिव से, टेक्निकल पर्सपेक्टिव से, बट नॉट फॉर आवर पर्सपेक्टिव ऑफ GS। अच्छा, द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ टर्नओवर बिलो विच गुड्स एंड सर्विस में बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम GST। तो थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होता है, जैसे मान लो कई दुकानदार होते हैं जो ज्यादा बिक्री नहीं करते, जैसे मान लो कोई दुकानदार है, उसकी साल की सिर्फ 40 लाख रुपए की बिक्री होती है। आप बोलोगे 40 लाख सिर्फ होते हैं, हाँ, क्योंकि ये तो बिक्री है ना भाई, ये तो बिक्री है ना, उसमें उसका खर्चा भी आएगा। मान लो ले देंगे, फिर उसके बेचारे के पास 8-10 लाख रुपए बचते हो, तो इतने से कम बिक्री वाले के ऊपर भी टैक्स लगा देंगे तो अच्छा नहीं रहेगा, सरकार बोलती है अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए उसको एग्जेम्पशन दे दी जाती है GST से कि भाई तू इतने से कम बिक्री कर रहा है तो तेरे को GST में रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई जरूरत नहीं है, तो बिना GST के बेच तेरा माल, मजे कर जा मजे कर, तो उसको छोड़ दिया जाता है। तो एग्जेम्पशन लिमिट कौन निर्धारित करती है कि वो 40 लाख होगी या फिर 50 लाख होगी या 1 करोड़ होगी, ये GST काउंसिल निर्धारित करेगी, और इसको बदल भी सकती है, जब चाहे उधर तब बदल सकती है। अच्छा, ई देखते हैं, द रेट्स इंक्लूडिंग द फ्लोर रेट्स विद बैंड्स ऑफ GST। रेट्स इंक्लूडिंग द फ्लोर रेट विद बैंड्स ऑफ GST। क्या बोल रहे हैं, फ्लोर रेट का मतलब क्या होता है, फ्लोर रेट का मतलब कि भाई कम से कम रेट कितनी होगी कोई भी चीज पे, कम से कम रेट कितनी भी होगी कोई भी गुड्स पे, सर्विस पे। जैसे मान लो कार है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है कि भाई आज की डेट में कार पे हम 28% रेट टैक्स लगा रहे हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन GST काउंसिल ये भी डिसाइड कर सकती है कि कार पे मान लो 18% से टैक्स कम तो लगेगा ही नहीं, इससे कम तो नहीं लगेगा, ज्यादा कितना भी लग सकता है, कम नहीं लगेगा। तो ऐसा क्यों लगाया जाता है, ताकि इससे मिनिमम इतनी इनकम तो हो ही, गाड़ियां बिके तो उनसे मिनिमम इतना टैक्स तो आना ही चाहिए। इसको फ्लोर रेट बोलते हैं। फ्लोर का मतलब क्या होता है, हमारा घर जो होता है मित्रों, ये मान लो ये हमारा प्यारा प्यारा मकान है, प्यारा प्यारा घर है हमारा, ठीक है, ये हमारा प्यारा प्यारा बंगला है, तो इसमें फ्लोर यही तो होगा नीचे वाला, तो एकदम नीचे से नीचे जो होता है वो फ्लोर होता है। तो कम से कम रेट जो होगी उसको बोलते हैं फ्लोर रेट। और बैंड ऑफ GST, बैंड का मतलब डिसाइड करते हैं कि कौन कौन सी कैटेगरी में कौन कौन से टैक्स किस रेट में लगेंगे, तो उसको बोलते हैं बैंड ऑफ GST। अच्छा, एनी स्पेसिफिक रेट
और रेट्स फॉर स्पेसिफाइड पीरियड टू रेज एडिशनल रिसोर्सेज ड्यूरिंग एनी नेचुरल कैलेमिटी और डिजास्टर। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे कोरोना आ गया था, तो कोरोना में मान लो उनको लगे कि यार कोई हमको स्पेशल रेट लगानी पड़ेगी या फिर स्पेशल पीरियड के लिए कोई एडिशनल ड्यूटी लगानी पड़ेगी जीएसटी के ऊपर, तो वो जीएसटी काउंसिल की सहमति से ही लगाई जाएगी। सारे स्टेट वाले सब हाँ बोलेंगे, उसके बाद ही वो जो है सारी की सारी ड्यूटी जो है उस पर लगाई जाएगी। एडिशनल ड्यूटी, क्लेमिटी का मतलब होता है आपदा, प्राकृतिक आपदा कोई आ जाए तो उस केस में इसकी द्वारा ही लगाई जाएगी। अच्छा 2 सेकंड देना मुझे, 2 सेकंड देना, मैं अभी आता हूँ, एक ही सेकंड मारो भाई, एक ही सेकंड में। हाँ तो मित्रों, दिख गया क्या? मैं तुमको नहीं दिखा? आ गया मैं। तो ये बात थी जीएसटी के, ये तो प्रोविजन थे सारे के सारे, ठीक है, हमने पढ़ लिया जीएसटी काउंसिल के। लेकिन कुछ एक महत्वपूर्ण चीज थी जो इसमें नहीं दी गई, इस ये अपने जो है लक्ष्मीकांत साहब देना भूल गए। वो क्या थी? वो थी कि मैंने बताया था कि जीएसटी काउंसिल जो होती है वो इसीलिए बनाई गई ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर फैसला ले किसी भी चीज़ पे, कोई अपनी दादागिरी ना चलाए, इसलिए इनके बीच में लड़ाई ना हो। तो मिलकर फैसला लिया कैसे जाता है जीएसटी काउंसिल में? तो देखो, कोई भी डिसीजन होगा ना वो जीएसटी काउंसिल में मीटिंग से ही निर्धारित होता है। जीएसटी काउंसिल है ये, सभी आएंगे इसमें और चाय पानी पियेंगे, समोसा खाएंगे एकदम चटनी के साथ, हरी या लाल, और फिर वो मीटिंग करेंगे और मीटिंग करके कोई भी बात होगी उस पर वोट करवाया जाएगा। क्या? वोटिंग करवाई जाएगी। अब वोटिंग में क्या सिस्टम है कि वोटिंग में कुछ मतलब किसको कितना वोट मिलेगा, किसको कितना वोट करने का पावर है, हर आदमी का एक वोट होगा या फिर किस तरीके से वोट होगा, तो वो डिसाइड किया गया। किस तरीके से डिसाइड किया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को तो दिया गया भाई साहब 1/3 वोट शेयर, 1/3 है ना, और स्टेट गवर्नमेंट, सारी की सारी स्टेट गवर्नमेंट को मिला के दिया गया है 2/3 वोट शेयर। सारी की सारी स्टेट गवर्नमेंट का 2/3 और अकेले सेंट्रल गवर्नमेंट का 1/3। यानी ये देखो सारे मिला के क्या हो गए, 1/3 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 3/3, यानी कि पूरा 1 हो गया, है ना। अब देखो, कोई भी वोट अगर पास करवाना है, कोई भी चीज अगर पास करवानी है जीएसटी काउंसिल से, जैसे बोलना चाहे कि भाई इस चीज पे नया टैक्स लगाना है या फिर ये टैक्स बढ़ाना है, तो अगर उसको पास करवाना है तो कम से कम कितने वोट चाहिए? 3/4 वोट चाहिए। कितने? 3/4 वोट चाहिए। कितने चाहिए? 3/4। अब देखो, 3/4 वोट ना ही तो अकेली सेंटर ला सकती है ना, क्योंकि इनके पास सिर्फ 1/3 वोट है, 1/3 है, और ना ही अकेली स्टेट ला सकती है क्योंकि 3/4 2/3 से भी ज्यादा होता है। यानी कि ना ही तो सेंटर अकेली डिसीजन ले सकती है और ना ही स्टेट अकेली डिसीजन ले सकती है। इन दोनों को साथ में आना ही पड़ेगा, साथ में मीटिंग करनी पड़ेगी और हाँ बोलेंगे तब ही जाके ये 3/4 वोट हो पाएंगे। 3/4 वोट तभी हो पाएंगे जब सारे के सारे एक साथ मिलके हाँ बोलेंगे। अदरवाइज अदरवाइज सेंटर अकेली करे और स्टेट अकेली करे तो भाई 3/4 वोट नहीं हो पाएंगे। और इसीलिए इसको बोलते हैं कि ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक उदाहरण है। क्या है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक उदाहरण है। कौन? जीएसटी काउंसिल। किसका उदाहरण है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहकारी संघवाद का उदाहरण है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। अच्छा जी, हाँ। अच्छा, ये वैसे ऐसे समझ में नहीं आ रहा ना, 3/4 2/4, तो 1/3 का मतलब होता है 0.33, यानी 33%, है ना, और 2/3 का मतलब होता है 66%। मैं इसको दूसरे में लिख दूँ क्या? 1/3 का तो मित्रों मतलब होता है 33%, 2/3 का मतलब होता है 66%, और 3/4 का मतलब होता है क्या? 3/4 का मतलब होता है 75%। तो देखो, 33% भी अकेला 75% वोट नहीं दे सकता, 66% भी अकेला नहीं दे सकता। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट भी कोई काम करवाना चाहती है तो उसको भी देखो 75% माइनस 33 करो, कितना हो जाता है? 2 और 7 8 9 3 4 5 6 7 42%। यानी उसको भी कम से कम 42% वोट किसके चाहिए? स्टेट गवर्नमेंट के चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को, तभी वो काम करवा सकती है। और अगर स्टेट गवर्नमेंट भी कराना चाहे तो अकेली सारी स्टेट गवर्नमेंट भी मिल जाए, सब की सब स्टेट मिल जाए कि हमको तो पास करवाना है, तो भी नहीं करवा पाएगी जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट हाँ नहीं बोले। तो बनाया इस हिसाब से गया है कि अकेला कोई भी भांड नहीं फोड़ सके, अकेला चना भांड नहीं फोड़ सके। तो इसलिए इससे क्या होता है, सेंट्रल स्टेट के रिलेशन अच्छे रहते हैं जीएसटी काउंसिल से। ये दिया हुआ नहीं है वहाँ पे, तो ये तुम अलग से लिख लेना कि सेंटर का 1/3 वोट शेयर होता है और सारी स्टेट का मिला के 2/3 वोट शेयर होता है। और कोई भी रेजोल्यूशन पास कराने के लिए जीएसटी काउंसिल से 3/4 मेजोरिटी चाहिए। कितनी चाहिए? 3/4 मेजोरिटी की आवश्यकता होती है, उसके बिना पास नहीं हो पाएगा। तो ये था भैया। और अब एंड करते हैं अपनी क्लास को। तो एंड अपन पता है कि गाना गा के करते हैं, तो चलो गाना गा देता हूँ मैं तुम्हारे लिए बढ़िया सा, एक बहुत बढ़िया गाना है, इंस्पिरेशनल गाना है यूपीएससी वालों के लिए। समझ जाना किसका गाना है, मतलब किससे जुड़ा हुआ है। नजर वो जो दुश्मन पे भी मेहरबान हो, नजर वो जो दुश्मन पे भी मेहरबान हो, जुबां वो जो एक प्यार की दास्तां हो,
किसी ने कहा है मेरे दोस्तों, बुरी है बुराई मेरे साथियों, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरी है बुराई मेरे साथियों, किसी ने कहा है मेरे दोस्तों, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। तो मान के चलो भैया, बुरा मत कहो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। और इसी के साथ करते हैं क्लास को समापन। लाइक जरूर करो, शेयर जरूर करो, सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि ये बुरा नहीं है, बहुत ही अच्छा है। उधर पूरी प्लेलिस्ट आ रही है जहाँ पॉलिटी की सारी क्लासेस मिल जाएगी। ऊपर नंबर 1 दबा हुआ है, उसको भी दबा के भी सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड नाइट। और दिन में देख रहे हो तो हैव अ गुड डे। बाय बाय।